यहाँ हम आधारशिला हस्त पुस्तिका के अंतर्गत दी गई टीचिंग लर्निंग साइकिल यानी कि शिक्षण अधिगम चक्र ERAC पर चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है चिड़ियों को उड़ना कौन सिखाता है? बच्चों को बोलना कौन सिखाता है? नहीं। तो आइए सीखने की इस प्रक्रिया को समझते हैं। सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे अपने अनुभवों के क्रमिक विश्लेषण द्वारा नवीन ज्ञान का सृजन करते हैं, जिसे सृजनशीलता का सिद्धांत यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। इसी प्रकार कक्षा शिक्षण में हम शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्र अपने अनुभवों के आधार पर सीख सकें। सीखना कभी भी सरल रेखा अर्थात रेखीय क्रम में नहीं होता। यह एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। सीखने के इन्हीं चरणों को ध्यान में रखते हुए आधारशिला हस्त पुस्तिका में हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एक चक्र के रूप में दर्शाया गया है, जिसे ERAC सिद्धांत नाम दिया गया है। आइए इस ERAC सिद्धांत को विस्तार से समझते हैं। ERAC सिद्धांत सीखने के 4 प्रमुख चरणों एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और कंसोलिडेशन पर आधारित है। एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव। इस चरण में शिक्षक छात्रों के अनुभवों को जानने का प्रयास करते हैं और अपने अनुभव प्रदान करते हैं। रिफ्लेक्शन अर्थात चिंतन। पूर्व में प्राप्त अनुभवों के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए शिक्षक बच्चों को विभिन्न स्थितियों और चुनौतियों पर चिंतन करने के अवसर प्रदान करते हैं। एप्लीकेशन अर्थात अनुप्रयोग। इस चरण में शिक्षक बच्चों को किए गए कार्यों के बारे में सोचने व स्वयं करके सीखने को प्रेरित करते हैं। कंसोलिडेशन अर्थात निष्कर्ष। इस चरण में बच्चे अपने अनुभवों, चिंतन और अनुप्रयोगों के पश्चात किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और एक नवीन ज्ञान का सृजन करते हैं। एक स्तर पर निष्कर्ष आने पर सीखना रुकता नहीं है, बल्कि यह अगले स्तर के अनुभव की ओर अग्रसर होता रहता है और सीखने का दायरा विस्तृत होता जाता है। आइए समझते हैं हमारी कक्षा में हम ERAC का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। शिक्षक कक्षा की शिक्षण योजना को 3 भागों में बांटें। पहला भाग शिक्षण के प्रारंभ में, दूसरा भाग शिक्षण के दौरान और तीसरा शिक्षण की समाप्ति पर। शिक्षण के प्रारंभ में हम बच्चों के अनुभवों पर बातचीत करते हैं। अनुभवों के आधार पर प्रश्न पूछकर रोचक प्रस्तावना प्रस्तुत करते हैं। इसका समय 5 मिनट निर्धारित किया गया है। यही हमारे ERAC का प्रथम चरण यानी कि एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव है। शिक्षण के दौरान बच्चों को चिंतन और अनुप्रयोगों के माध्यम से सोचने व करके सीखने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाते हैं। यह हमारी शिक्षण प्रक्रिया का सबसे जरूरी और सक्रिय भाग होता है, जिसमें हमें चिंतन और अनुप्रयोग पर कार्य करना चाहिए। इसका समय निर्धारण 20 से 25 मिनट है। शिक्षण की समाप्ति पर हम निष्कर्ष अर्थात कंसोलिडेशन पर कार्य करते हैं। इस चरण में हम अपनी शिक्षण योजना का आकलन और उद्देश्य का निष्कर्ष देखते हैं। इसके लिए 5 से 10 मिनट निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार ERAC में हमारा चिंतन का समय और अनुप्रयोग के अवसर जितने अधिक होंगे, हमारी शिक्षण योजना उतनी ही प्रभावी होगी। आइए अब हम एक कक्षा में चलते हैं जहां शिक्षिका ERAC का प्रयोग करते हुए आकृतियों पर शिक्षण कार्य कर रही हैं। हम लोग शेप्स पढ़ने वाले हैं। ये डिफरेंट टाइप के शेप्स बने हुए हैं जो कि हम लोग आज शेप्स टॉपिक में पढ़ेंगे। हम लोग अपने आसपास, अपने घर पे, रास्ते में या क्लास में जब आते हैं तब भी बहुत सारे अगल बगल हमारे शेप्स होते हैं ना, जिनको हम लोग देखते हैं तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये कौन सा शेप है। जैसे अभी यही है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा शेप है तो सर्वप्रथम वे बच्चों को परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं और दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली वस्तुओं के माध्यम से विभिन्न आकृतियों और आकारों पर बातचीत करती हैं। क्लास में हमारे पास डस्टर होता
स्टार है और ये स्क्वायर है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज, बहुत अच्छा आंसर है। क्लैप करिए सब लोग इसके लिए। इसको क्या कहते हैं? वर्ग। वेरी गुड, क्लैप कीजिए। जब भी कोई आंसर देता है अच्छा उसके लिए हम लोग क्लैप करेंगे, है ना? इस शेप को क्या कहते हैं? आयत। आयत। और इंग्लिश में रेक्टेंगल। इसे कहते हैं सर्कल। और हिंदी में कहते हैं वृत्त। क्या कहते हैं? वृत्त। ये है स्टार, इसको हिंदी में कहते हैं सितारा या तारा। तो बताना होगा। तो अब हम लोग एक थोड़ा सा गेम खेलेंगे और देखेंगे कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। ये देखिए मेरे पास शेप से बनी हुई एक आकृति है, इसको मैंने बनाया है। ये कैसा लग रहा है? क्या है ये? हाँ, मैं पूछ रही हूँ अपने पास, ये बताइए क्या इसके पश्चात वे बच्चों को चिंतन और अनुप्रयोग के अवसर दे रही हैं। खरगोश टाइप का लग रहा है ना? हाँ, लेकिन ये इसके बीच में एक शेप लगा हुआ है। ये किसी शेप से बना है। कौन से शेप से बना है? ट्रायंगल। हाँ, ट्रायंगल के शेप से बना हुआ है ना? और इसी तरह ये देखिए मेरे पास ये क्या है? ये सब लोग देखे होंगे ना कहीं? कहाँ पे देखे हैं? व्हाट्सएप में रहता है ना? अपने मोबाइल में देखे होंगे, ये इमोजीज होते हैं जो। ये स्माइली है ना, तो ये किस शेप का है? सर्कल का है। अब हम इसमें कुछ चीजें हमने रखी हुई है पहले से काट के, कुछ कलर्ड पेपर्स हैं, उनको कटिंग करके इसमें डाला हुआ है डिफरेंट शेप्स में। तो मैं जिस बच्चे के पास आऊंगी और जो शेप बोलूंगी उस शेप को इसमें से पिक करना है, ठीक है? उठाना है, ठीक? तो मैं आ रही हूँ आपके पास, ठीक? क्या नाम है आपका? इसमें से हम बोलेंगे जो शेप वो आप पिक करिए। स्टार से पिक करिए। स्टार। वेरी गुड, दिखा दीजिए बच्चों को। स्टार है ये? वेरी गुड, क्लैप करिए। अब मैं आ रही हूँ चलो सैजा के पास। सैजा बताएगी इससे कौन सा शेप मैं बोलूँगी वो पिक करेगी। स्क्वायर पिक करना है सैजा। स्क्वायर। सबको दिखाइए, स्क्वायर है? वेरी गुड, क्लैप करिए। अब मैं आ रही हूँ आपके पास। आप इससे सर्कल पिक करिए। सर्कल से पिक करिए। वेरी गुड, देखिए सर्कल है ना? सबको दिखा दीजिए। आप एक फूल में रेक्टेंगल पिक करना है, इसमें से रेक्टेंगल। अंतिम चरण में शिक्षिका बच्चों से एक टोकरी से आकृतियां ढूंढने को कहती हैं। इस प्रकार बच्चे अपने अनुभव, चिंतन व अनुप्रयोगों के पश्चात निष्कर्ष के चरण पर पहुंचते हुए शिक्षिका द्वारा बताए गए आकृतियों को ढूंढने में सफल हो रहे हैं। ERAC के प्रत्येक चरण पर दिए गए समय प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करने से बच्चों में प्रकरण के प्रति समझ विकसित होती है और निर्धारित अधिगम की संप्राप्ति सरल होती है। अतः हम शिक्षकों को अपनी शिक्षण योजना का निर्माण करते समय इस ERAC के चरणबद्ध क्रम को ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्येक विषय के कक्षा शिक्षण में यह अत्यंत प्रभावी सिद्ध होगा।